आइए स्टार्ट करते हैं किसान विद्रोह के बारे में। जो 19वीं और 20वीं सदी के राष्ट्रीय मुद्दे और स्थानीय मुद्दे और नेतृत्व जो स्थानीय थे और उनका हिंसक विरोध किस प्रकार हुआ। तो देखिए यहाँ पे डायग्राम बनाया गया है कि किसान विद्रोह उसका कारण और स्वरूप स्वरूप में जो है 19वीं सदी और 20वीं सदी के बारे में बताया गया है। देखिए 19वीं सदी में है जो मुद्दे स्थानीय थे और उसका नेतृत्व जो स्थानीय लोगों ने किया और हिंसक विरोध के बारे में, और 20वीं सदी के जो राष्ट्रीय मुद्दे थे उनके बारे में भी बताया गया है। और देखिए उसका जो प्रमुख विद्रोह था उसके बारे में भी स्टडी करेंगे। तो देखिए और आगे नेक्स्ट चलते हैं। देखिए कारण हमारा जो बताया गया है उसमें कि देखिए इसमें पहला नंबर दिया गया है कि ब्रिटिश जो भू राजस्व नीतियों ने किसानों पर अत्यधिक लगान की राशि आरोपित की, तो साथ ही कृषि में जमींदार साहूकार और जैसे कि बिचौलियों का प्रवेश बढ़ा और जिनके शोषण से किसान पीड़ित हुआ। और सरकार की औपनिवेशिक नीति ने जिस महाजनी प्रथा को बढ़ावा दिया और उससे किसान ने अपने भूमि अधिकारों से वंचित होने लगा, और इस महाजनी शोषण से किसानों की ऋणग्रस्तता बढ़ी और अतः किसानों की कठिनाइयाँ बढ़ी। तो देखिए यहाँ समझने वाली बात है कि यहाँ पे कई वर्ड ऐसे हैं और जिसके बारे में हम समझते हैं। जिस महाजनी महाजनी उसे कहा जाता है जैसे कि हमारा कोई किसान है किसी को बेच दिया, और जो बिचौलिए उनको महाजनी, जैसे कि बनिया लोग, उनको महाजन बोला जाता है। तो देखिए और आगे नेक्स्ट चलते हैं। दूसरा नंबर है इसी में कि इसी तरह कृषि के वाणिज्यीकरण के औपनिवेशिक चरित्र ने किसानों को नकदी फसलों की खेती के लिए बाध्य किया। और देखिए यहाँ पे लिखा गया है 2 नंबर की इसी तरह कृषि के वाणिज्यीकरण औपनिवेशिक चरित्र ने किसानों के नकदी फसलों को खेती के लिए बाध्य किया। देखिए नकदी फसलों की खेती के लिए इसी क्रम में एक तरफ कपास जूट अफीम जैसी फसलों का उत्पादन बढ़ाने से खाद्यान्न उत्पादन में कमी आई। देखिए नकदी फसल में हमारा एक तो कपास जूट और अफीम जैसी फसल है, ये नकदी फसल के उत्पादन बढ़ाने में क्या आई, कमी आई। और दूसरी तरफ अंग्रेज खाद्यान्न की निकासी भी कर रहे थे, जो फलतः किसानों की कठिनाइयाँ बढ़ी। और आगे नेक्स्ट चलते हैं। तीसरा नंबर देखते हैं कि ब्रिटिश मुक्त व्यापार की नीति से हस्तशिल्प उद्योगों का पतन हुआ और शिल्पकार बेरोजगार हुए और वे कृषि कार्य करने हेतु बाध्य हुए। इससे कृषि पर अतिरिक्त बोझ बढ़ा और कृषि और भी पिछड़ गई। देखिए इसका कारण था। और उत्पादन में कमी एवं किसानों की क्रय शक्ति में कमी से अकाल की बारंबारता बढ़ी, फलतः किसानों के कष्ट बढ़े। और देखिए यहाँ पे 4 नंबर है हमारा कि प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत से बड़ी मात्रा में खाद्यान्न का निर्यात हुआ। देखिए यहाँ पे है 4 नंबर कि प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत से बड़ी मात्रा में खाद्यान्न का निर्यात हुआ, अतः वस्तुओं की कमी से मूल्यों में वृद्धि हुई और दूसरी तरफ अत्यधिक भू राजस्व चुकाने के कारण किसानों की क्रय शक्ति की कमी हुई, अतः किसानों की कठिनाइयाँ बढ़ी। और 5वां नंबर है इसमें कि 1917 में रूस की साम्यवादी क्रांति की सफलता से प्रेरित होकर भारत में साम्यवादी दल बने और विभिन्न किसान संगठन बने। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1917 में, किसमें, 1917 में रूस की साम्यवादी क्रांति सफलता से प्रेरित होकर भारत में साम्यवादी दल बने और विभिन्न किसान संगठन बने। 1917 के साम्यवादी यानी कि रूस की साम्यवादी क्रांति की सफलता के बाद, जिन्होंने किसानों को एकजुट होकर शोषण से मुक्ति के लिए प्रेरित किया। देखिए किसानों को एकजुट होकर शोषण से मुक्ति के लिए प्रेरित किया। और आगे नेक्स्ट चलते हैं। 6 नंबर देखते हैं कि गांधी के भारत आगमन के साथ ही राष्ट्रीय आंदोलन जन आंदोलन में परिवर्तित हो गया। देखिए जहां किसानों की मांगों को भी प्रमुखता से उठाया गया। देखिए 6 नंबर पॉइंट जो हमारा है वो इम्पोर्टेंट है कि देखिए गांधी के भारत आगमन के साथ ही राष्ट्रीय आंदोलन जन आंदोलन में परिवर्तित हो गया और जहां किसानों की मांगों को भी प्रमुखता से उठाया गया।
देखिए इसकी प्रायोरिटी दी गई जो किसान के मांग थे, और इसी क्रम में देखिए किसान भी राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़कर संघर्ष करने लगे। और देखिए अब आगे नेक्स्ट चलते हैं, 19वीं सदी के कृषक विद्रोह का स्वरूप क्या था। हमारा जो है 19वीं सदी के कृषक विद्रोह का स्वरूप, इसमें पहला पॉइंट दिया गया है कि 19वीं सदी के किसान आंदोलन स्थानीय एवं तत्कालिक समस्याओं से जुड़े हुए थे। देखिए 19वीं सदी के भी किसान आंदोलन स्थानीय और तत्कालिक समस्याओं से जुड़े हुए थे। वे अपने शोषण के लिए भारतीय जमींदार और साहूकार को उत्तरदायी मानकर संघर्ष कर रहे थे, जैसा कि आज हो रहा है 21वीं सदी में। और इसका पॉइंट को इसको रिव्यू करते हैं कि 19वीं सदी के किसान आंदोलन स्थानीय एवं तत्कालिक समस्याओं से जुड़े हुए थे और वे अपने शोषण के लिए भारतीय जमींदार और साहूकार को उत्तरदायी मानकर संघर्ष कर रहे थे, जो वस्तुतः किसानों की दृष्टि अभी व्यापक नहीं हुई थी और वे ब्रिटिश औपनिवेशिक शोषण के स्वरूप को नहीं समझ पा रहे थे। देखिए यहाँ 19वीं सदी का ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है पहला, कि 19वीं सदी, देखिए रिपीट कर रहा हूँ इसको, कि किसान आंदोलन स्थानीय एवं तत्कालिक समस्याओं से जुड़े हुए थे। स्थानीय एवं तत्कालिक समस्याओं से जो करंट में हुए, वे अपने शोषण के लिए भारतीय जमींदार और साहूकार को उत्तरदायी मानकर संघर्ष कर रहे थे, जो वस्तुतः किसानों की दृष्टि अभी व्यापक नहीं हुई थी और वे ब्रिटिश औपनिवेशिक शोषण के स्वरूप को नहीं समझ पा रहे थे। देखिए और इसी में दूसरा पॉइंट है कि 19वीं सदी में किसान आंदोलन के में देखिए नेतृत्व जो करता एवं मुद्दे स्थानीय थे और यह स्वतः स्फूर्त भी दिखाई देते हैं और साथ ही हिंसक स्वरूप से युक्त होते थे और ये चमत्कारिक शक्तियों में विश्वास करते थे। और देखते हैं ये 19वीं सदी का था, और 20वीं सदी का जो कृषक विद्रोह था उसका देखते हैं, हम उसके बारे में स्टडी करते हैं कि 20वीं सदी में कृषक आंदोलन का स्वरूप व्यापक हो गया। देखिए और आर्थिक मांगों के साथ साथ राजनीतिक मांगें भी जुड़ गई। देखिए इसका पॉइंट है कि 20वीं सदी में कृषक आंदोलन का स्वरूप व्यापक हो गया और आर्थिक मांगों के साथ साथ राजनीतिक मांगें भी जुड़ गई, जो वस्तुतः किसान अब राष्ट्रीय चेतना से मुक्त होकर, देखिए राष्ट्रीय चेतना से मुक्त होकर राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ गया, जो फलतः स्वराज की प्राप्ति, नेताओं को जेल से रिहा करवाना, देखिए अन्यायपूर्ण कानूनों को समाप्त करना जैसी मांगों से युक्त हुए। और देखिए इसका दूसरा नंबर पॉइंट है, युक्त नहीं मुक्त हुए हैं यहाँ पे। और दूसरा पॉइंट है कि 20वीं सदी के किसान आंदोलन में संघर्ष की आधुनिक राजनीतिक जो पद्धतियाँ दिखाई देती है, जैसे कि धरना प्रदर्शन और जेल भरो आंदोलन। देखिए ये दूसरा पॉइंट है 20वीं सदी के किसान आंदोलन का। और तीसरा पॉइंट इसमें देखते हैं कि 20वीं सदी में किसान आंदोलन का जो नेतृत्व प्रांतीय एवं राष्ट्रीय नेताओं द्वारा किया गया, जैसे कि चंपारण में किसान आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी ने किया। और चौथा पॉइंट है कि 20वीं सदी के किसान आंदोलन समाजवादी विचारधारा से जुड़ गए। देखिए यहाँ पे 4 नंबर जो पॉइंट है हमारा यहाँ पे दिया गया है कि 20वीं सदी के किसान राष्ट्रीय आंदोलन, देखिए समाजवादी विचारधारा से जुड़ गए। इसी क्रम में अनेक किसान संगठन जैसे अवध किसान सभा, आंध्र रैयत संघ, अखिल भारतीय किसान सभा आदि, ये 20वीं सदी के किसान आंदोलन के संगठन हैं। और देखिए प्रमुख किसान विद्रोह का इसमें वर्णन दिया गया है 1763 से 1800 तक सन्यासी विद्रोह के नाम से। तो इसमें इसका पहला पॉइंट है कि देखिए कि इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता मंजर शाह, मूसा शाह, भवानी पाठक थे। देखिए यहाँ पे किसान विद्रोह के जो सन्यासी विद्रोह है, इसमें पहला पॉइंट कि इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता मंजर शाह, मूसा शाह और भवानी पाठक थे। देखिए यह विद्रोह बंगाल में पड़े अकाल के पश्चात हुआ। देखिए दूसरा पॉइंट है कि यह विद्रोह बंगाल में पड़े अकाल के पश्चात हुआ, यानी कि बाद हुआ, जो वस्तुतः खाद्यान्न की कमी के कारण किसान असंतुष्ट थे। तो दूसरी तरफ अंग्रेजों ने तीर्थ स्थानों की यात्रा पर भी प्रतिबंध लगा दिया, अतः लोगों में असंतोष पैदा हुआ और इसी क्रम में ब्रिटिश व्यापारिक केंद्रों पर हमला किया गया।
देखिए यहाँ पे विद्रोह में हिंदू मुस्लिम दोनों शामिल थे। इस विद्रोह का वर्णन बंकिम चंद्र चटर्जी यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी पुस्तक आनंद मठ में किया। और दूसरा इसमें है नील विद्रोह। देखिए नील विद्रोह 1859 ईस्वी। नील की खेती करने वाले किसानों ने अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध विद्रोह किया। देखिए इसके प्रमुख नेता दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास थे। देखिए नील विद्रोह के अगर प्रमुख जो नेता थे दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास थे का नाम है। और नेक्स्ट चलते हैं दूसरा पॉइंट इसमें नील विद्रोह में कि बंगाल में नील उत्पादक ठेकेदारों ने किसानों को नील की खेती के लिए बाध्य किया। देखिए इसका उपयोग देखिए वस्त्रों को रंगने में किया जाता था, दरअसल में आज भी होता है। देखिए और नेक्स्ट है कि दरअसल जिस उपजाऊ भूमि पर चावल की खेती की जाती थी उस पर किसानों को नील की खेती के लिए बाध्य किया गया। देखिए नील ठेकेदारों ने किसानों का शोषण कर रहे थे। देखिए नील के जो ठेकेदार थे किसानों का शोषण कर रहे थे, जैसे कि बलपूर्वक उनको भूमि से बेदखल करना, उनके पशुओं को जब्त करना, उनके घर एवं फसलों को नष्ट कर देना। अतः नील किसानों ने इसके शोषण के विरुद्ध अपील की। इसी क्रम में एक भारतीय अधिकारी हेमचंद्राकर के निर्णय से प्रेरित होकर किसानों ने आंदोलन शुरू किया। देखिए यहाँ भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसी क्रम में भारतीय अधिकारी हेमचंद्राकर के निर्णय से प्रेरित होकर किसानों ने आंदोलन शुरू किया। देखिए यहाँ पे नील विद्रोह में है। और तीसरा पॉइंट है कि वस्तुतः हेमचंद्राकर ने सरकारी नियमों को समझने में भूल कर स्थानीय पुलिस को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि किसान अपनी भूमि पर अपनी इच्छा अनुसार फसल उगा सके। और किसानों ने नील उत्पादन के विरुद्ध प्रार्थना पत्र देना शुरू किया। और जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तब किसानों ने विद्रोह किया। देखिए तीसरा नंबर काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट था। और 4 नंबर देखते हैं कि नील विद्रोह की जो व्यापकता को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने नील आयोग का गठन किया, जिसका अध्यक्ष सिटनकर था। देखिए और सरकार ने नील आयोग का गठन किया और जिसका अध्यक्ष सिटनकर था। देखिए और आगे लिखा गया है कि आयोग ने नील किसानों की मांग को सही बताया। देखिए आयोग ने नील किसानों की मांग को सही बताया। अतः सरकार ने कहा कि किसानों को नील की खेती के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। देखिए इसमें 5वां पॉइंट है कि नील किसानों के कष्ट का वर्णन दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण पुस्तक में किया है। देखिए 5वां पॉइंट है कि नील किसानों के कष्ट का वर्णन जो है दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण पुस्तक में किया है। और 6 नंबर पॉइंट है कि नील विद्रोह के संदर्भ में वायसराय कैनिंग ने कहा कि जितनी चिंता मुझे 1857 के विद्रोह के संदर्भ में थी उतनी ही चिंता मुझे इस विद्रोह के संदर्भ में भी है। और नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं पावना विद्रोह। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है 1873 ईस्वी में। देखिए कि बंगाल में 1859 में एक सरकारी नियम के तहत किसानों को यह सुरक्षा दी गई कि 12 वर्ष तक एक ही भूमि पर खेती करने वाले किसानों को जमींदारों द्वारा बेदखल नहीं किया जा सकता। किंतु जमींदार इस नियम का उल्लंघन कर किसानों को भूमि बदल बदल कर खेती करवाकर उनका शोषण कर रहे थे। अतः किसानों ने जमींदारों से असंतुष्ट होकर विद्रोह किया और लगान देने से इनकार कर दिया। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये पावना विद्रोह का कि बंगाल में 1859 में एक सरकारी नियम के तहत किसानों को यह सुरक्षा दी गई कि 12 वर्ष तक एक ही भूमि पर खेती करने वाले किसानों को जमींदारों द्वारा बेदखल नहीं किया जा सकता। किंतु जमींदार इस नियम का उल्लंघन कर किसानों को भूमि बदल बदल कर खेती करवाकर उनका शोषण कर रहे थे। अतः किसानों ने जमींदारों से असंतुष्ट होकर विद्रोह किया और लगान देने से इनकार कर दिया। देखिए दूसरा इसमें पॉइंट है कि पावना विद्रोह में कि यह विद्रोह ईशान चंद्र राय, शंभूपाल और खुदीमुल्ला के नेतृत्व में हुआ। देखिए पावना विद्रोह जो है ईशान चंद्र राय, शंभूपाल और खुदीमुल्ला के नेतृत्व में हुआ।
इस विद्रोह की खास बात यह थी कि ब्रिटिश सरकार के प्रति किसानों की भक्ति बनी रहे। उन्होंने घोषणा की कि हम महारानी और महारानी के रैयत होना चाहते हैं। देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट लाइन है कि उन्होंने घोषणा की कि हम महारानी और सिर्फ महारानी के रैयत होना चाहते हैं। यह कथन किसानों के सीमित दृष्टिकोण का परिचायक है जो 19वीं सदी के किसान विद्रोह के स्वरूप को उद्घटित करता है। और तीसरा पॉइंट है कि वस्तुतः किसान अपने निकटवर्ती शोषकों को पहचान रहे थे, किंतु दूर स्थित मूल शोषणकर्ता अर्थात यानी ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार को नहीं पहचान रहे थे। देखिए तीसरा पॉइंट एक बार रिपीट करते हैं कि वस्तुतः किसान अपने निकटवर्ती शोषकों को पहचान रहे थे जो निकट थे, और किंतु दूर मूल शोषणकर्ता अर्थात यानी ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार को नहीं पहचान रहे थे। इस तरह यह विद्रोह सामंतवाद विरोध तो था किंतु साम्राज्यवाद विरोध नहीं था। इस विद्रोह का विरोध ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन एवं उसके मुखपत्र हिंदू पैट्रियार द्वारा किया गया। देखिए और यहाँ पे क्वेश्चंस राइज होता है मेंस के लिए। देखिए यहाँ पे अगर लिखने की बात आती है तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चंस प्रश्न एक है कि हम महारानी और सिर्फ महारानी के रैयत होना चाहते हैं, इस कथन की समीक्षा कीजिए। देखिए यहाँ पे ये प्रश्न है हमारा कि हम महारानी और सिर्फ महारानी के रैयत होना चाहते हैं, इस कथन की समीक्षा दीजिए या कीजिए। देखिए पहला हमारा है कि कथन का आशय क्या है। देखिए उपरोक्त कथन जो है पावना किसानों ने ब्रिटिश के प्रति अपनी स्वामी भक्ति को प्रदर्शित करते हुए कहा कि यह कथन 19वीं सदी के किसान विद्रोह के स्वरूप को उद्घटित करता है। देखिए ये पावना विद्रोह से, और इसमें दूसरा पॉइंट है कि पावना विद्रोह के कारण और परिस्थितियां क्या थी। देखिए वहाँ पे कि 1859 के बंगाल देखिए रेगुलेशन के तहत इसके बारे में भी लिखा जा सकता है। और तीसरा पॉइंट है समीक्षा, किसान अपने निकट शोषक की पहचान तो कर रहे थे किंतु मूल शोषणकर्ता ब्रिटिश औपनिवेशिक शक्ति की पहचान नहीं कर पा रहे थे। देखिए समीक्षा हुआ हमारा, और यहाँ पे निष्कर्ष क्या है कि यह विद्रोह सामंतवाद विद्रोह तो है किंतु साम्राज्यवाद विद्रोह नहीं है। दरअसल 19वीं सदी के किसान अपनी किसान अभी परिपक्व दृष्टि से रहित थे, राष्ट्रीय चेतना जैसी अवधारणा नहीं थी। देखिए अगर ऐसा क्वेश्चंस राइज होता है मेंस के लिए तो यहाँ पे हमारा प्रश्न जो बनेगा कि हम महारानी और सिर्फ महारानी के रैयत होना चाहते हैं, इस कथन की समीक्षा कीजिए। तो देखिए इसका क्वेश्चंस का जो उत्तर है इस प्रकार लिखा जा सकता है। देखिए पहला पॉइंट कथन का आशय, पावना विद्रोह कारण परिस्थितियां, और तीसरा समीक्षा और निष्कर्ष। तो इसके बारे में भी यहाँ पे इंडिकेट किया गया है। और आगे देखते हैं। देखिए हमारा दूसरा प्रश्न है यहाँ पे कि उपरोक्त कथन के आलोक में 19वीं सदी के कृषक विद्रोह का स्वरूप निर्धारित कीजिए। तो जैसे कि हमारा ये पहला यहाँ पे क्वेश्चन राइज हुआ था, उसी तरह ये दूसरा है कथन का आशय, विद्रोह का कारण, और समीक्षा में हमारा जो है वो होगा 19वीं सदी और 20वीं सदी के कृषक आंदोलन के बारे में। तो आज के लिए इतना ही।